नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। आज हम बात करेंगे आपका जो लेसन है पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन 11th क्लास की बुक है ये, और पहला अध्याय पहला बुक, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान कैसा बना और संविधान बनने में किन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा, जब संविधान बना उस समय के हालात कैसे थे, किन परिस्थितियों में हमारा देश का संविधान बना। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे बेस है ये पूरी वीडियो। ये एग्ज़ाम में 100% से क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। एक एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, बहुत ही सरल और रोचक भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आइए समझते हैं और इस पहले लेसन की शुरुआत आज की डेट में करते हैं। तो दोस्तों, आज पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की भूमिका है, विस्तार से समझाइए। यानी संविधान की एक तरह से भूमिका पूछ रहा है एक सभ्य समाज के अंदर। किसके अंदर बच्चे? सभ्य समाज के अंदर संविधान की क्या भूमिका है, उसे विस्तार से बताना है। संविधान, पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी देश क्यों ना हो, वहाँ संविधान होता ही है। अगर हम बात करें ऐसा देश जहाँ पे संविधान है और लोकतंत्र है, तो वहाँ पे जनता प्रमुख है, परंतु केवल संविधान है। आप ऐसे दो कैटेगरी बना लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। एक तरफ तो आप लिखिए कि लोकतांत्रिक संविधान। क्या बच्चे? लोकतांत्रिक संविधान, ठीक है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी लोकतांत्रिक संविधान। ऐसा संविधान जहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था हो और उस व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान अपने नियम कायदे कानून का इस्तेमाल करता हो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए, तो ऐसे देश लोकतांत्रिक संवैधानिक देश होते हैं। भारत उनमें से एक है। सवाल उठता ये है कि क्या बिना लोकतंत्र के भी देश होते हैं? हाँ, सवाल का जवाब है हाँ, बिना लोकतांत्रिक देश भी होते हैं। ऐसे देश जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है परंतु संविधान है, ऐसे देश एक प्रकार से आपको राजतंत्र व्यवस्था में, आपको क्या कहते हैं, सैनिक शासन व्यवस्था में आपको दिखेंगे, एक व्यक्ति के शासन में। ये ऐसे शासन हैं जहाँ पर संविधान तो हैं परंतु यहाँ पर संविधान लोकतांत्रिक नहीं है। आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक संविधान ऐसे संविधान होते हैं जहाँ पर क्या कहते हैं, प्रजा या जनता प्रमुख होती है, जनता सरकार का निर्धारित करती है, सरकार को हटा सकती है। वहाँ पर संविधान जो है शक्तियों को सीमित करती हैं। तो ऐसे में लोकतांत्रिक संविधान में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। परंतु ऐसे देश जहाँ पर केवल और केवल संविधान है, लोकतंत्र नहीं है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति का शासन हो सकता है, राजतंत्र व्यवस्था हो सकती है, सैनिक शासन व्यवस्था होती है, और वो एक तरह से अपने आप में सुप्रीम लीडर की तरफ होते हैं। वहाँ पे शक्तियाँ केंद्रित होती हैं, शक्तियाँ एक जगह सीमित होती हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। थोड़ा डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उस क्वेश्चंस के साथ जो डिटेल्स है उसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, उसको भी देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चंस को आप समझ में आ गया, एक सभ्य समाज में संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ये पूछ रहा है। तो जैसे एक ये आपके सामने एक इमेज दिख रही है, द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन बिल्डिंग इन सिविलाइजेशन सोसाइटी। तो एक सभ्य समाज में संविधान की इस तरह से ज़रूरत होती है कि जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी कौन देता है? संविधान देता है। अब दूसरी तरफ ऐसे संविधान जहाँ पे सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर आम जनता की कोई स्वतंत्रता नहीं होती और गारंटी की तो कोई बात ही नहीं होती। तो यानी एक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक संविधान है और एक ऐसे देश सिर्फ संविधानिक देश हैं, वहाँ पे फ्रीडम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, परंतु लोकतांत्रिक संविधानों के अंदर फ्रीडम के साथ साथ उस फ्रीडम की गारंटी भी मिलती है। ठीक,
प्रोवाइड्स द राइट टू इक्वालिटी, यानी आपको समानता का अधिकार दिया जाता है लोकतांत्रिक संवैधानिक देशों के अंदर। ऐसे देश जहाँ पर लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था पाई जाती है वहाँ पर आपको राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार दिया जाता है, परंतु राजतंत्र व्यवस्था में या फिर सैनिक शासन व्यवस्था में या एक व्यक्ति के शासन के अंदर वहाँ पे राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है। प्रोटेक्ट वनरेबल सेक्शंस, यानी ऐसी अनावश्यक धाराएं जो संविधान के खिलाफ हो उसके एक तरह से खिलाफ ये काम करता है संविधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था। एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, यानी यहाँ पर कानून का शासन स्थापित होता है सभ्य समाज के अंदर। यानी समाज में सबसे बड़ा कौन होगा? लॉ होगा, यानी कानून होगा। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। इसे इस तरह से समझिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होगा, कानून बड़ा होगा, यानी संविधान बड़ा होगा। देश का कानून मंत्री बड़ा नहीं होगा, देश का संविधान बड़ा होगा। देश का प्रेसिडेंट बड़ा नहीं होगा, संविधान बड़ा होगा। देश का मतलब देश के अंदर कोई संविधान से बढ़कर होगा ही नहीं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संविधान का कानूनी व्यवस्था चलती है, यानी संविधान अपने में एक रूल ऑफ बुक है और उसी रूल ऑफ बुक से रूल ऑफ लॉ चलता है देश के अंदर। नहीं आई बात समझ में आपको? अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और आगे है मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये एक तरह से समाज के अंदर, सभ्य समाज के अंदर एकता बनाए रखता है, अखंडता बनाए रखता है। हर प्रकार के धर्म, जाति, भाषा के लोग पाए जाते हैं समाज के अंदर और इस तरह के समाज में एकता होना बहुत ज़रूरी है और इस एकता को बनाए रखने में हमारे देश का संविधान महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रमोट्स द स्पिरिट्स ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस, न्याय के बारे में बात करता है कि न्याय सबके लिए है, सबके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ठीक है, ये एक सभ्य समाज में संविधान की आवश्यकता बताता है। ये इसकी भूमिका होती है। अगर इसे हम ढंग से एक सही मेथड से समझें तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा कि संविधान किसी भी देश के लिए कानूनी और नैतिक मार्गदर्शक होता है। मैंने बताया कि संविधान एक तरह से कानून की किताब है और ये कानून की किताब किसी भी देश में हो सकती है, यानी दुनिया का हर एक देश संविधान से चलता है, परंतु शर्त यह है कि क्या वो संविधान लोकतांत्रिक है। तो आपको ये समझना है कि लोकतांत्रिक संवैधानिक देश, यानी ऐसे देश जो यहाँ पर लोकतंत्र भी है प्लस संविधान भी है, वहाँ पर कानूनी और नैतिक मार्गदर्शक होता है संविधान। संविधान कानूनी रास्ता दिखाता है और एक नैतिक रास्ता की ओर समाज को ले जाता है। यह वह दस्तावेज है जो यह तय करता है कि देश कैसे चलेगा, नागरिकों के क्या अधिकार मिलेंगे और सरकार के क्या कर्तव्य होंगे। एक सभ्य समाज का मतलब है एक ऐसे समाज जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हों, ना कि एक दूसरे को नीचा करके देखते हों, भेदभाव से जीते हों। नहीं, संविधान एक दूसरे के बीच सम्मान की बात करता है, सभी को बराबरी की तरह से देखता है और कानून का पालन होता है। संविधान की भूमिका एक सभ्य समाज के निर्माण में समानता का अधिकार देता है। यानी संविधान है लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में आप पाओगे कि समानता का अधिकार होता है और इस समानता के अधिकार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। प्राकृतिक भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, सामाजिक भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हम देखते हैं कि संविधान हर नागरिक को जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव से बचाता है। अच्छा, इंसान ने जाति बनाई है, प्रकृति ने नहीं। धर्म को इंसानों ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं। लिंग एक तरह से देखा जाए प्राकृतिक है, स्त्री और पुरुष के बीच जो है एक प्राकृतिक अंतर देखा जाता है, परंतु इस लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया है वो समाज ने किया है। तो ये जो सामाजिक भेदभाव है कि महिलाओं के कर्तव्य बांध दिए हैं कि महिलाएं जो हैं घर का चूल्हा चौका करेंगी, घर के बच्चों को पालन पोषण करेंगी, बच्चों को जन्म देंगी, सिर्फ उनकी जो जिम्मेदारी घर तक सीमित कर दिया है। बाकी समाज में पुरुष का ही कार्य एक तरह से समाज ने निर्धारित कर रखा है।
तो यहाँ पर ये जो एक तरह से लिंग की व्यवस्था, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, प्राकृतिक भेदभाव तो एक तरह से एक्सेप्ट है, क्योंकि पुरुष और स्त्री एक तरह से प्राकृतिक देन है, परंतु सामाजिक तौर पे इस लिंग भेदभाव को जो जिस प्रकार से विस्तार किया है, एक परिभाषा दी है, वो भेदभावपूर्ण है कि महिलाओं के अलग काम बता दिए गए हैं, पुरुषों के अलग काम बता दिए गए हैं। महिलाओं को गौण यानी उनको ना के बराबर बताया गया है और पुरुषों को समाज प्रधान बताया गया है। तो इस प्रकार से संविधान हर नागरिक को जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव से बचाता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति के आधार पे, यानी आप जानते हो कि जाति में ऊंची जाति, नीची जाति के लोग होते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप एक और बात का ध्यान रखना, YouTube वीडियो देख रहे हो, आप कैप्शंस को जरूर ध्यान से खोलना। उसमें आपको हिंदी के अंदर टाइटल्स मिलेंगे और उसमें आपको वर्ड्स मिलेंगे, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। तो ये भी एक तकनीक ने हमारे जो टीचर्स हैं जो YouTube पे पढ़ाते हैं उसको वो काम आसान कर दिया है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो धर्म, लिंग, भाषा या भाषा के आधार पर भेदभाव से बचाता है कौन? संविधान। तो इस तरह से हम कह सकते हैं संविधान जो है सभ्य समाज की आवश्यकता होती है। आज एक लड़की चाहे गांव की हो या शहर की, उसे स्कूल से पढ़ने का अधिकार संविधान ने ही दिया है। यानी स्कूल में पढ़ने का अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार देता है संविधान जो है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हर व्यक्ति को बोलने, सोचने, मानने और अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी संविधान देता है। यानी आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है, आप किसी की आलोचना कर सकते हो, किसी के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, भाषण दे सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी आपके पास बोलने की आज़ादी है। आप सोच सकते हो, आपकी सोचने पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। मानने और अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी भी संविधान देता है। ये सब चीज़ें कौन देता है? संविधान द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। आप इन सभी मामलों में संविधान की जो क्या कहते हैं अधिकार हैं स्वतंत्रता का, इस सबको मान सकते हो। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल है। आज सोशल मीडिया पर लोग सरकार की आलोचना कर सकते हैं, यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। हम खुलकर सरकार की आलोचना कर सकते हैं। जिस सरकार को जनता ने बनाया है वही जनता सरकार की आलोचना कर सकती है। ये आलोचना कहाँ संभव नहीं है? अलोकतांत्रिक देशों में, यानी ऐसे देश जहाँ पे संविधान तो है परंतु लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर आप ये देखोगे जैसे कि एक व्यक्ति का शासन, आपने हिटलर के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा, नाजीवाद का उदय वाले लेसन के अंदर, कि एक व्यक्ति का शासन यानी हिटलर का शासन आया, नाजीवादी उसकी पार्टी थी, नाजी पार्टी थी, और उस हिटलर शासन व्यवस्था में यानी एक व्यक्ति के शासन के अंदर हिटलर के खिलाफ कोई आलोचना नहीं कर सकता था। आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया के अंदर जो किम जोंग है वो भी एक तरह से अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या कहता है शासन कर रहा है। वहाँ पे संविधान तो है परंतु वहाँ पे किसी के पास आलोचना करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो अलोकतांत्रिक देश है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि संविधान तो होगा, साथ साथ लोकतंत्र भी होगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपको आलोचना करने का भी अधिकार दिया जाता है। कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा करता है। क्या बच्चे? कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा करता है। अच्छा, यहाँ पे कमज़ोर वर्ग का मतलब है ऐसे तबके जो गरीब हैं, जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS या PWD जो हैंडीकैप वर्ग के होते हैं, ये ऐसे तबके हैं जो कमज़ोर वर्ग हैं। तो इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? इनकी सुरक्षा की गारंटी हम भारत का संविधान यानी संविधान देता है, और ये उसी देश के अंदर संभव है जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी प्लस संविधान होगा। इस बात का ध्यान रखना, लोकतंत्र प्लस संविधान होगा
वहीं ये सारी जो बातें बताई गई हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आलोचना जो करने का अधिकार जो दिया जाता है ना, या फिर कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा की बात की जा रही है, ये लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था वाले देशों में ही संभव है। भारत उनमें से एक देश है जहाँ पर ये आपको सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो गर्व से हम ये कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जनता प्रमुख है, सरकार को चुना जाता है, उसको 5 साल का समय दिया जाता है और उस 5 साल के अंदर सरकार को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो आम जनता की भलाई के लिए होते हैं। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस आंसर को और आसान कर देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कमज़ोर वर्ग का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा का मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी वर्ग हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? भारतीय संविधान देता है। संविधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति का मतलब होता है बच्चे SC, जनजाति यानी ST, पिछड़ा वर्ग यानी OBC, इनको विशेष अधिकार देता है, यानी इनको आरक्षण देता है, वे समाज में बराबरी पा सके। ये आरक्षण क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आरक्षण बहुत ज़रूरी है। समाज में ऐसे वर्ग जो काफ़ी पिछड़े रह गए हैं समाज के अंदर, इनके ऊपर, इनके पूर्वजों के ऊपर SC ST यानी जनजाति को ST बोला जाता है, अनुसूचित जाति को SC यानी शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, पिछड़े वर्ग को OBC बोला जाता है। ये ऐसे वर्ग हैं जिनका इतिहास शोषण से भरा हुआ है। शोषण यानी ऊंची जातियों के द्वारा, अगर हम अनुसूचित जाति के बारे में ही बात करें, अनुसूचित जाति या जनजाति, जिनके पास सोशियोलॉजी वो अच्छे से समझते हैं, और मैं आने वाले जो वीडियो सीरीज़ हैं उसमें सोशियोलॉजी के भी क्या कहते हैं लेक्चर लाऊंगा, और मेरी 12th क्लास की भी लेक्चर चल रहे हैं, ठीक। तो आने वाले टाइम में मैं सोशियोलॉजी के भी लेक्चर लाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो अभी फ़िलहाल इस पे बात करते हैं कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग, अगर हम खास तौर पे इसके ऊपर बात करते हैं, किसके ऊपर? अनुसूचित जाति और जनजाति। ये ऐसे वर्ग हैं जिनके ऊपर हजारों सालों तक, लगभग हजारों साल, यानी आप 3000 साल आप कह सकते हो कि इनके ऊपर जातीय तौर पे शोषण हुआ है। ये जंगलों में रहते थे जनजाति के लोग, यानी पहाड़ों जंगलों में, और अनुसूचित जाति ये वर्ण व्यवस्था में, किसमें बच्चे? वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे तबके के लोग हैं। वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे तबके के लोग हैं। तो अगर वर्ण व्यवस्था अगर समझा जाए तो वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। मैं समझाता हूँ 4 प्रकार की कौन सी है। जैसे ब्राह्मण हो गए, ठीक, क्षत्रिय हो गए, ठीक, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, और शूद्र हो गए। ये वो वर्ण हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं शूद्र से जो ऊपर के जो 3 वर्ग हैं, मैंने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सीरीज़ ऐसी ही रहेगी। इस सीक्वेंस में कोई किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या बदलाव नहीं होगा। तो इस सीरीज़ में आप देखोगे जो ऊपरी 3 हैं, जैसे वैश्य से ऊपर क्षत्रिय, क्षत्रिय से ऊपर ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने कई सालों तक शूद्र पर शोषण करा है। शूद्रों ने अपने से ऊपर वाले जो वर्ण हैं, जिन्हें स्वर्ण वर्ण कहा जाता है, इनकी चाकरी करी है, इनकी गुलामी, एक तरह से गुलामी ही करी है, और इस चाकरी में इनका शोषण, जो शूद्र हैं, शूद्र से ऊपर ब्राह्मण हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप कैप्शंस का अच्छे से इस्तेमाल करना, और वैश्य, और सबसे निचले तबके का है शूद्र। क्या बच्चे? शूद्र। इस तबके को ही आज के समय में SC बोला जाता है, यानी शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, इन्होंने काफ़ी सालों तक, मैंने 3000 साल बताया, लगभग 3000 सालों तक इन वर्गों का, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का एक तरह से शोषण झेला है। तो इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, समाज से काफ़ी पिछड़े हो गए। जब देश आज़ाद हुआ साल 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, सॉरी 45 लिखा, 47 को जब देश आज़ाद हुआ, तो हम यहाँ देखेंगे जब हमारे खुद के लोग सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम यही करा कि ये जो जाति व्यवस्था है,
उसको समाप्त करने के ऊपर काम उन्होंने ज़ोर शोर से करना शुरू कर दिया। साल 1955 में जाति उन्मूलन, क्या बच्चे, जाति उन्मूलन, अगर मैं ढंग से ना आपको समझ आ पा रहा हो तो आप सुनकर व कैप्शन खोलकर समझ सकते हो, ठीक है। तो जाति उन्मूलन अधिनियम लाते हैं भारतीय सरकार के द्वारा, और जाति व्यवस्था को समाप्त, उन्मूलन का मतलब समाप्त करने की कोशिश करती है। ऐसे ही एसटी लोगों के साथ काम करा, एसटी लोगों के लिए सरकार के द्वारा काम किया गया कि उनकी जो उनकी स्थिति है उनमें सुधार हो सके। एससीओ के लिए काम किया गया, एससी पिछड़ा वर्ग, आप ये 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे कि ओबीसी मंडल, क्या कहते हैं, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल आया था, और इस बिंदेश्वर प्रसाद मंडल में, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, क्या बच्चे, ओबीसी कहते हैं, ओबीसी जो आरक्षण मिला है ना, वो किस मंडल के द्वारा मिला गया है, मंडल आयोग, किसके बच्चे, मंडल आयोग, मंडल आयोग के द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये 1990 के दशक में ये सारे काम किए गए, और इनकी पहचान करके ही ये सारे, क्या कहते हैं, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे आ रही है आपको बात समझ में, ठीक, कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को अधिकार देता है भारतीय संविधान। अच्छा, सरकार जो भी कर रही है वो संविधान के दायरे में रह के करती है, और संविधान में बताया गया है कि जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, अनुच्छेद 16 और जो 15 या 16 है अनुच्छेद, इसके अंदर जो निचली कास्ट के लोग हैं, जो निचली जात के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, इनके आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। तो ये संविधान के द्वारा दिया गया है, तो सरकारें इन सबको फॉलो करती हैं, और जो एससी एसटी ओबीसी जो वर्ग के लोग हैं उनके हितों में सरकार कार्य करती है। सरकारी नौकरियों और स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था कौन करती है, संविधान के द्वारा। देखो, ये व्यवस्था सरकार करती है, परंतु संविधान में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, यानी संविधान से ही सरकारें चलती हैं, क्योंकि भारतीय संविधान एक तरह से लोकतांत्रिक संविधान है। इस बात को बिल्कुल मत भूलना, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक संविधान। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कानूनी शासन स्थापित करना, क्या बच्चे, कानूनी शासन स्थापित करना। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि भारत के अंदर एक व्यक्ति का शासन है या संविधान का शासन है, तो आपका जवाब होगा संविधान का। तो आपसे मैं पूछूंगा कि एक व्यक्ति का भारत के अंदर सैनिक शासन है या संविधान का शासन है, तो आप बोलोगे संविधान का शासन है। मैं पूछूंगा राजा का शासन है या क्या कहते हैं संविधान का शासन है, तो आप बोलोगे संविधान का शासन है। तो इन सब में अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे बड़ा देश में प्रधानमंत्री या संविधान है, तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री है। देश में प्रधानमंत्री का शासन चलता है या संविधान का कानून चलता है, तो आप बोलोगे संविधान का कानून चलता है। प्रधानमंत्री के जो मिनिस्ट्री के अंदर एक कानून मंत्री है, कानून मंत्री बड़ा है या संविधान बड़ा है, तो आप बोलोगे संविधान बड़ा है, क्योंकि सब चीज़ किसके दायरे में काम करती है, सब चीज़ें कुल मिलाकर संविधान के दायरे में काम करती हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कानून का शासन है, और इस कानून के शासन में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, सब भारतीय संविधान के, मान के चलो ये भारतीय संविधान का कानूनी व्यवस्था है, चाहे इसके अंदर पीएम हो, सीएम हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, या कोई भी क्यों ना हो, सब किसके दायरे में आते हैं, सब संविधान के दायरे में आते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक संविधान के ऊपर नहीं है। अगर कोई बड़ा नेता भी गलत काम करता है तो अदालत उसे सजा दे सकती है, यह संविधान के कारण ही संभव है, ठीक। तो संविधान के जो गारंटी है अधिकारों की, वो कौन देती है, सुप्रीम कोर्ट। न्याय की भावना विकसित करना, क्या बच्चे, न्याय की भावना विकसित करना। मैं आपको श्योर कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपके मिड टर्म एग्जाम में पक्का आने वाला है, और आपके एनुअल एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। न्याय की भावना विकसित करता है कि समाज में सभी लोग इस तरह से रहेंगे कि अगर उनके साथ अन्याय होगा ना, तो वो उन्हें पता है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और भारतीय शासन व्यवस्था में आप पाओगे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था, यहाँ पे आपको दिखेंगे। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, क्या कहते हैं
एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव है यानी विधायिका है, और जुडिशरी है यानी ये न्याय का काम करेगी, लेजिस्लेटिव काम करेगी देश के अंदर कानूनी व्यवस्था बनाने में, एग्जीक्यूटिव काम करेगी देश के अंदर कार्यप्रणाली यानी नीति योजना बनाने में, और ये देश के लिए काम बनाएगी। लेजिस्लेटिव यानी इसे कहा जाता है विधायिका यानी संसद, तो ये देश में काम करेंगे। तो इसमें आपने जुडिशरी के बारे में पढ़ना है कि न्याय की भावना विकसित करना। अगर विधायिका या एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका अगर नागरिकों के अधिकार छीनते हैं या कुछ ऐसे अधिकार, ऐसे योजना या ऐसी नीति लाते हैं, ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें आम जनता के अधिकार छीनते हैं या कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता है, तो जुडिशियल यानी सुप्रीम कोर्ट उस अधिकार, उस अधिनियम को, उस कानून को उस हद तक, जिस हद तक लोगों के अधिकार को हनन पहुंचाते, नुकसान पहुंचाते, उस हद तक उसको समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। समाज में एकता और अखंडता बनाए रखना। क्या बच्चे? समाज में एकता और अखंडता बनाए रखना। देखो समाज में आप देखोगे छोटे छोटे जाति, धर्म, भाषा, लिंग, ठीक है, अलग अलग आय वर्ग के लोग, ठीक है, हर प्रकार का व्यक्ति इस समाज के अंदर रहता है। ठीक है, अब इनके बीच में तालमेल कैसे बनाया जाए? तो तालमेल के लिए भारतीय संविधान, क्या बच्चे? भारतीय संविधान एक बुनियादी नियम बनाता है। क्या बनाता है? बुनियादी नियम। अब इस बुनियादी नियम को हर कोई मानता है। जब हर कोई मानता है तो तालमेल बनता है। जब तालमेल बनता है तो लोगों में आपसी विश्वास पैदा होता है और समाज में एक एकता की भावना पैदा होती है। तो इस तरह से समझो आप। ठीक है, लोगों को बताता है, इसमें बताया जा रहा है कि संविधान हमें बताता है कि हम सभी भारतीय हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। देश में अलग अलग धर्म, भाषा, रीति रिवाजों के बावजूद संविधान हमें एक सूत्र में बांधे रखता है। वो सूत्र क्या है? वो एक तरह से क्या कहते हैं, सीमाएं या एक तरह से बुनियादी नियम, जिस बुनियादी नियमों को सभी मानते हैं और सूत्र में बंध जाते हैं, जिससे चाहे जितने भी अलग प्रकार के धर्म हो, भाषा के लोग हो, रीति रिवाज के लोग हो, सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? संविधान वह आधार है जिस पर सभ्य समाज की इमारत खड़ी होती है। यह ना सिर्फ हमारे अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक अच्छा नागरिक बने। आज के समय में जब सोशल मीडिया, राजनीति और तकनीकी सब तेज़ी से बदल रहे हैं, ऐसे में संविधान हमें सही दिशा में चलना सिखाता है। तो ये कुल मिला के ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको कहाँ पे, मतलब बता सकते हो कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। मैं एक नेक्स्ट पार्ट इसको समझा सकता हूँ, एक क्या कहते हैं नेक्स्ट पार्ट बना सकता हूँ जो वहाँ पे कंफ्यूजिंग है, या आपको अगला कोई और टॉपिक चाहिए जिस भी क्या कहते हैं टॉपिक्स पे, और 11th क्लास की पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो, इन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ आप अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझ। देखो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा की रचना यानी बनावट है, यानी जो जिस प्रकार से बना है भारतीय संविधान सभा, उसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई इस योजना के प्रस्तावों को सविस्तार से समझाइए। यानी ये उस समय की बात है। इस क्वेश्चन में एक डिमांड है, वो बोल रहा है जब देश आज़ाद नहीं था 1947 से पहले, आगे की नहीं, तो 1947 से पहले जब देश आज़ाद नहीं था तो संविधान के बनने में प्रक्रियाएं हो रही थी, है ना, संविधान के बनने की प्रक्रियाएं थी, और उस संविधान की प्रक्रियाओं में कैबिनेट मिशन एक तरह से संविधान बनने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की रचना में, संविधान सभा, इसे आज के समय में हम संसद कह सकते हैं, परंतु संविधान सभा ने देश का संविधान बनाया है। तो संविधान सभा की जब रचना हुई, यानी जब वो बना, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति का मतलब कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित की गई थी, इस योजना के प्रस्तावों को सविस्तार से समझाइए। यानी कैबिनेट मिशन के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में ढंग से समझाना है। देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन योजना, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है, इस योजना ने साल 1946 में, कब बच्चे?
1946 में भारत आई थी और इसका काम था कि भारत को आज़ादी देने का तरीका तय करना है। अच्छा, इसका काम क्या था कि भारत को कैसे आज़ादी देनी है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, भारत को कैसे आज़ादी देनी है, ठीक है। और वो किन तरीकों से होगी, ये भी तरीका तय करना था, ठीक है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया और वो मिशन इसलिए था कि भारत की आज़ादी किन तरीकों से दी जाएगी, ठीक है। और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाना था। और दूसरा काम था इसका संविधान बनाने के लिए क्या बच्चे, संविधान बनाने के लिए इसने संविधान सभा बनाना था इस कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत, ठीक है। तो इस कैबिनेट मिशन के तहत ये चीज़ समझ में आ रही है कि संविधान बनाना है और ये संविधान किससे बनेगा, संविधान सभा से बनेगा, ये चीज़ समझनी है। और दूसरा, भारत को आज़ादी कैसे देनी है और किन तरीकों से देनी है, ये भी कौन तय करेगा, ये कैबिनेट मिशन तय करेगा। ये साल कब आया था, 1946 में आया था। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और आसान से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन जब चल रहा था, तो आपको समझ में आएगा कि भारत जो है दो तरह का था। एक वो स्टेट जहाँ पे ब्रिटिशियर्स डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, क्या बच्चे, ब्रिटिशियर्स डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, एक ये भारत है। और एक भारत वो था, यानी भारत के अंदर की बात चल रही है, यानी भारत दो हिस्सों में था। एक भारत वो था जहाँ पे डायरेक्ट तो ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था, यहाँ पर रियासतें थी, क्या थी बच्चे, रियासतें थी, ठीक है। यानी प्रिंसेस स्टेट थे, ये प्रिंसेस स्टेट जो थे ना, वो इनडायरेक्टली, क्या बच्चे, इनडायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, यानी ब्रिटेन ही बोलता इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली आप देखोगे ब्रिटेन के ही कंट्रोल में थे और ब्रिटेन जो कहता था, जो प्रिंसेस थे यानी जो रजवाड़े थे, जो राजा लोग थे, वो ब्रिटिश सरकार के जो फैसले थे उनको लागू करते थे। तो इस तरह से आपको भारत को, जब गुलाम भारत था अंग्रेजों का समय का, इस तरह से देखना है। तो यहाँ पे बात समझ में आया कि उस समय का भारत कैसा था, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि ये तो समझ में आ गया कि भारत उस समय कैसा था। यहाँ पे ये बताया गया कैबिनेट मिशन में कि भाई देश का संविधान बनाना है, तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। तो संविधान सभा बनाने के लिए कितने सदस्य होंगे, कहाँ कहाँ से कितने सदस्य लिए जाएंगे, यही सब बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि संविधान सभा के कुल सदस्य कितने होंगे बच्चे, 389 होंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। 389 सदस्य होंगे कहाँ पर, संविधान सभा के अंदर कुल, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांत के होंगे। मैंने बताया था ना कि दो तरह का भारत था, एक तो ब्रिटिश कंट्रोल में था यानी डायरेक्ट, और एक प्रिंसेस स्टेट था जो कि इनडायरेक्टली ब्रिटेन के ही कंट्रोल में था। इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, ध्यान रखना शब्दों का। इनडायरेक्टली क्या कहते हैं, प्रिंसेस स्टेट जो थे ब्रिटेन का ही फैसला मानते थे। तो दो तरह के क्या कहते हैं भारत था। भारत के मतलब 1947 से पहले की बात है, ध्यान रखना, 1947 से पहले की बात है। तो यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल वाला एक तो शासन हो गया भारत का, और दूसरा जो प्रिंसेस स्टेट थे जिसे हम कहते हैं देसी रियासतें। देसी रियासतें का मतलब जहाँ पे ऐसे राज्य जहाँ पे हुकूमत थी राजाओं की, रजवाड़ों की, ठीक है। तो ऐसे में यह बोल रहा है कि 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांत राज्यों से चुने गए थे, यानी बीसी, यानी ब्रिटिश क्या कहते हैं प्रिंस स्टेट से कितने चुने गए थे, 292। इस तरह से ध्यान रखो। 93 सदस्य देसी रियासतों, जैसे देसी रियासतों, अरे मैंने गलत कर दिया, 200 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांत। ब्रिटिश भारत का मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल में था, यहाँ पे कितने थे, 292। और जो दूसरा वाला जो हिस्सा है भारत का, ये वाला, इसमें 93 सदस्य चुने गए। किसमें कितने बच्चे, 93 सदस्य चुने गए, जैसे जयपुर, हैदराबाद से लिए गए थे यहाँ से। और 4 चीफ कमिश्नर थे उस समय के दौरान, जैसे दिल्ली से लिए गए थे, तो 4 चीफ कमिश्नर लिए गए। तो अगर इसे टोटल करोगे तो आपको 389 टोटल मिलेगा। तो मैं शायद समझा पा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ पा रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं तरीका बदल सकता हूँ चीज़ों को समझाने का, जब तक ये तभी संभव है जब आप बताओगे, ठीक है। जैसे अभी आपके सामने दिख रहा है एक चार्ट मैंने बनाया है, ठीक है।
और इस चार्ट में इस चार्ट में बताने की कोशिश की जा रही है कि क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि भाई किस तरह से संवैधानिक सभा बनी गई। ठीक है, और इसमें प्रपोज किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा, यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के द्वारा ये प्लान किया गया था, और जिसमें बताया गया था कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 389 मेंबर होंगे, और जिसमें से जो इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी ऐसा भारत जिसमें से सीधा ब्रिटिश कंट्रोल में था, उसमें से सदस्य चुने जाएंगे 292, और एक भारत ऐसा था जहाँ पे रजवाड़ों का शासन था, उसमें से चुने जाएंगे 93, और 4 चीफ कमिश्नर चुने जाएंगे। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे कुछ खास किस्म के, यानी कुछ खास समुदाय के लोगों को ही चुनने की बात की जा रही है। सीट एलोकेटेड, यानी बांटी जाएंगी सीटें अमंग 3 मेन कम्युनिटीज़, यानी 3 समुदायों के बीच बांटी जाएगी, जैसे जनरल यानी हिंदू, मुस्लिम और सिख्स, इन्हीं के बीच में ये सीटें बांटी जाएंगी। और ये सीटें बंटने के बाद जितने सदस्य जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी संवैधानिक सभा में जाएंगे। तो ये देश का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? ठीक। सवाल ये उठता है कि ये प्रतिनिधि चुने कैसे गए, मतलब कैसे इनको संविधान सभा में जगह दी जाएगी। क्या वो जनता द्वारा चुनकर गए होंगे, या फिर कोई अन्य तरीका इस्तेमाल किया गया होगा संविधान सभा में भेजने के लिए। ठीक है, अब इस तीसरे पॉइंट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। कौन सी प्रणाली? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप देखोगे कि जो वोटर्स होते हैं, आप जानते हो, यहाँ पे से ऐसे कर देते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में आप ये समझोगे कि जो जनता है वो वोट करती है, और जिसे जो वोट करती है वो विधायक या मेंबर ऑफ एमएलए बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। यानी ये तो हो गया सीधा वोट, जिसे हम डायरेक्ट वोट कहते हैं, कि सीधा वोट चुनकर हम जो जनता द्वारा चुना हुआ जो व्यक्ति है उसे हम सभा में भेजते हैं। अब बात आ रही है कि जब संविधान सभा बन रही थी उस समय क्या जनता ने डायरेक्ट संविधान सभा में व्यक्तियों को भेजा था, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, या फिर इसको इनडायरेक्टली यहाँ से जनता ने इनको चुना, और फिर जब ये क्या हुआ, जनता ने जब इनको चुन लिया तो इन्होंने आपस में वोट करा, इनमें से कौन आगे जाएगा संविधान सभा में। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे संविधान सभा में। तो इन्होंने आपस में वोट करके, अब जब ये आपस में वोट करेंगे ना तो इसमें जनता की कोई भूमिका नहीं दिखेगी, तो ये आपस में वोट करके उस व्यक्ति को संविधान सभा में भेजेंगे जो संविधान सभा में जाने लायक है या उस समुदाय से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान समुदाय से हो, तो उसको संविधान सभा में भेजा जाएगा। तो ये तरीका कहलाया जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो संविधान सभा में जो सदस्य चुन के गए थे वो जनता ने डायरेक्ट उनको नहीं चुनकर भेजा था, उनको जनता के द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा भेजा गया था, जिसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कहा जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत उसे सरल तरीके से, इसे जटिलता नहीं दे रहा, इन क्वेश्चंस को समझाने में बहुत सरलता दे रहा हूँ और बड़ा रोचक तरीके से आपको दृश्य के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखा है फीचर दैट मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक, कि क्या विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, क्या विशेषताएं संविधान को एक खासियत प्रदान करती हैं। तो भारत का संविधान है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि यूनिक चीज़ क्या है भारतीय संविधान की, यानी विशेषता या खासियत क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की खासियत क्या है इसे पढ़ना है हमें। देखोगे यहाँ पे कि रिटन लेंथ ही कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी संप्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य भारत है, ये इसकी खासियत है। यानी लिखा हुआ और लंबा संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा, और ये प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य है,
भारत का संविधान जो है भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल देता है, यानी मौलिक अधिकार देता है, साथ साथ उसको मौलिक कर्तव्य भी देता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत के अंदर, यानी संसदीय व्यवस्था है। जहाँ पे संसदीय व्यवस्था हो तो वहाँ पे वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री की होती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, यानी यहाँ भारत के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। यही सारी चीज़ें जो हैं भारतीय संविधान की विशेष खूबियाँ हैं। तो पढ़ते हैं इसे थोड़ा विस्तार देकर। लिखित और विस्तृत संविधान है भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ और बड़ा संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया। भारत के जो प्रस्तावना है, जिसे हम संविधान का निचोड़ कहते हैं, आप देखोगे एनसीईआरटी का जो पन्ना है पहला, उसमें आपको प्रेम्बल या फिर आपको प्रस्तावना नाम से दिखेगा, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इन शब्दों के ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियोस 2-3 मिनट की लेकर आऊँगा और इन शब्दों का अर्थ मैं वहाँ समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्यों को समझें, और ये प्रस्तावना में साफ तौर पर दिए गए हैं, जिसमें लोकतंत्र समाजवाद धर्मनिरपेक्षता नींव रखी गई है भारत के अंदर, ठीक है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य भारत के अंदर दिए गए। भारत के अंदर भारतीय संविधान ने भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 और 35 से 51 आपको दिखेगा क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य, ये भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, यानी बिना किसी के दबाव में और बिना किसी के दबे भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता का रूप प्रदान करा है। निष्पक्ष कार्य करती है भारतीय संविधान के अंदर न्यायपालिका, और न्यायपालिका भी संविधान के दायरे में रह के कार्य करती है। और संविधान की रक्षा का कार्य कौन करता है? भारतीय संविधान का रक्षा न्यायपालिका करती है, यानी एक तरह से उसके बॉडीगार्ड की तरह सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की रक्षा करती है। संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है भारत के अंदर, यानी भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियां रखता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भारत के अंदर बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व है। इसके ऊपर पूरा लेसन है, इसको तो हम जब लेसन पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी फ़िलहाल समझो कि भारतीय संविधान में ये सब खूबियां हैं जो एक विशेषता प्रदान करते हैं भारतीय संविधान को, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि इन विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान के केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शक ग्रंथ बन चुका है, जो भारत के लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इससे पहले वीडियो समाप्त हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस हैं ये काफ़ी मुश्किल से मतलब समय निकाल के बनाई जाती है आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगली वीडियो पे मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।